हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा आज हम पढ़ने वाले हैं और परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, अगर आपने परिभाषा किसी टॉपिक की समझ ली तो मान लीजिए वो टॉपिक आपका लगभग कवर हो गया, उस टॉपिक का सार आपको समझ में आ गया। तो संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, आप जो भी चीजें आसपास देख रहे हैं, जो भी चीजें आपको आसपास में दिखाई दे रही है, जैसे मेरे आसपास में अगर मैं देखता हूं तो मुझे टेबल दिखाई दे रही है, ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, पंखा दिखाई दे रहा है, पुस्तक दिखाई दे रही है, कागज दिखाई दे रहा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, ये रमेश दिखाई दे रहा है, ये अनीता दिखाई दे रही है। जो भी मैं आंखों से देख सकता हूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु, किसी मनुष्य को या किसी भी चीज को मैं आंखों से देख सकता हूं और उसको कुछ नाम दे सकता हूं, तो वे नाम संज्ञा ही हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपके? आप आसपास में किसी भी चीज को जो भी नाम देते हैं वे नाम संज्ञा ही हैं। ये एक दीवार संज्ञा है, ये घर संज्ञा है, ये गाड़ी संज्ञा है, ये भारत संज्ञा है, ये महासागर संज्ञा है, ये पर्वत संज्ञा है, ये नदियां संज्ञा है। जो भी चीजें मैं आंखों से देख रहा हूं और जिसको मैं नाम दे रहा हूं वे सभी नाम संज्ञा ही है। बस ये सोल्व हो गया। संज्ञा की परिभाषा यही है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं, किताबी भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं में क्या आ सकता है? आपके पुस्तक आ सकता है, कुर्सी आ सकती है, गाड़ी आ सकता है, घर, आम, कागज, यानी कोई भी वस्तु हो सकती है। जो जीव नहीं है वो वस्तु है। या आज तो कोई जीव होगा, प्राणी होगा, जिसमें जानवर होंगे या फिर मनुष्य होगा, या फिर अगर अपन दूसरी बात करें, निर्जीवों की बात करें, तो निर्जीव क्या होते हैं? वस्तु ही तो होती है ना। तो कोई भी वस्तु होगी, वे सभी वस्तुएं क्या होगी? संज्ञा होगी। इसके साथ साथ में कोई प्राणी होगा, प्राणी का मतलब यहां जीवों से है। और जो जीव होंगे, चाहे गाय हो, मनुष्य हो, मनुष्य में कोई रमेश होगा, कोई सुनीता होगा, कोई पंकज होगी, कोई अनीता होगा, कोई पक्षी होगा, पक्षी में कोई तोता होगा, मैना होगा। तो ये सभी नाम है ना, जो किसी जीव को रिप्रेजेंट करते हैं, वे सभी नाम भी आपके क्या होंगे? संज्ञा ही होगी। तीसरा क्या आ गया? स्थान आ गया। और क्या दे सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो आंखों से देख सकते हैं वे सभी संज्ञा ही होगी। आंखों से आप वस्तुओं को देख सकते हैं, प्राणियों को देख सकते हैं, किसी स्थान विशेष को भी तो देख सकते हैं ना आंखों से। आप दिल्ली को देख सकते हैं ना, आप भारत को देख सकते हैं ना, आप अमेरिका को देख सकते हैं, आंखों से इनको भी तो देखा जा सकता है। तो जो जितने भी स्थान है, देश, भारत, अमेरिका, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, ये सभी शब्द किसी स्थान को प्रदर्शित करते हैं और उस स्थान को हम देख सकते हैं। तो जिनको भी आंखों से देखा जा सकता है, उनमें तीन कैटेगरी हो गई। या तो कोई वस्तु हो गई, या कोई प्राणी हो गया, या फिर कोई स्थान हो गया। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? तीनों संज्ञा में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? किसी भी चीज को हम देखेंगे और उसको जो नाम देंगे वे सभी नाम आपके क्या होगी? संज्ञा ही होगी। इसके अलावा एक बात एक्स्ट्रा यहां पे ऐड हो गई कि अपने अंदर के भाव है ना, मन के जो भाव है, मन के भाव भी संज्ञा ही होते हैं। मन के भाव क्या होते हैं? सुख, दुख, प्रेम, अपनत्व, अहंकार, मित्रता, ये सभी क्या है? इन सभी को अपन आंखों से देख नहीं सकते, इनको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज अपन ने और इंक्लूड कर ली है कि जो भाव होंगे मन के, वे सभी भाव भी आपके क्या होगी? संज्ञा होगी। तो मोटी मोटी तौर पे क्या बात रखनी है? किसी भी चीज को हमने देख लिया, कोई नाम दे दिया तो वो नाम संज्ञा है। इसके साथ साथ में मन के जो भाव है वे संज्ञा है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु को कोई नाम दिया, प्राणी को दिया, स्थान को दिया, या किसी भाव का कोई नाम हो, वे सभी नाम क्या है? सभी नाम आपके संज्ञाएं हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आई? परिभाषा समझ में आ चुकी है? तो अब हम पढ़ लेते हैं संज्ञा के भेद। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक तो इस तरह से आते हैं, कोई शब्द दे देगा और बताएगा ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, जिसके बारे में हमने क्लियर कर लिया कि भाई किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो वो तो नाम तो संज्ञा होगी। मन के भाव है तो वो संज्ञा होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि संज्ञा होती क्या है। अब संज्ञा होती क्या, ये क्लियर हो गया, तो इसके भेद पढ़ लेते हैं। यानी इसको विभिन्न वर्गों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? संज्ञा को हिंदी व्याकरण में तीन भेद में बांटा गया है। कितने भेद में बांटा गया? तीन भेद में बांटा गया। कौन कौन से होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहां से परीक्षा में क्या प्रश्न आता है? कोई शब्द दे देगा, मनुष्य शब्द दे दिया कि बताओ मनुष्य में कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक संज्ञा होगी। प्रेम शब्द दे दिया कि बताओ प्रेम में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी या फिर भाववाचक संज्ञा होगी। तो संज्ञा की ये जो तीन भेद है, मुख्य तौर पर इन तीनों भेदों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा को हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। परीक्षा में आपका जो सवाल आएगा उसे हमें सही हल करना है, उसका सही उत्तर निकालना है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में एक चीज ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनको हम कोई नाम दे रहे हैं सभी नाम संज्ञा ही है ना। उन नाम में कोई अपने आप में अगर एक ही हो, यानी कोई अपने आप को एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो व्यक्तिवाचक है, और कोई नाम किसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो क्या है, वो जातिवाचक है। कैसे? जैसे मान लो भारत है, तो भारत एक ही है ना दुनिया में, भारत और कोई नहीं है, एक ही है तो अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। देश शब्द है, अब देश शब्द में क्या आ गए, भारत भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, रूस भी आ गया, जापान भी आ गया। यानी एक देश शब्द कई स्थानों को, कई चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है। जो समूह का बोध कराती है वो तो जातिवाचक संज्ञा होती है, और जो केवल अपने आप में एक है वो क्या होगी, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम को प्रकट करते हैं उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और जाति, जैसे जाति नाम से ही पता चल रहा है, जाति क्या होती है, कोई किसी वर्ग या समूह का होता है। जाति में एक आदमी तो नहीं आता है, एक बहुत बड़ी आबादी आती है किसी भी एक जाति में। तो जाति क्या, जाति से क्या मतलब है, जाति से मतलब है कि किसी समूह का बोध करा रहे हैं, किसी वर्ग का बोध करा रहे हैं। जो किसी अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं उनमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है, उनमें आपके जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। उदाहरण से समझते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न उठाते हैं क्योंकि यहां से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, लेकिन अपन अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। एक तरफ हमने जातिवाचक संज्ञा के नाम लिख दिए और दूसरी तरफ हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम दिए। अभी हमने उदाहरण हल किया है कि देश शब्द है, अब देश शब्द जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा। हमने कहा है कि कोई शब्द अगर किसी समूह को दर्शाता है, किसी शब्द में अनेक चीजें, अनेक वस्तु, अनेक स्थान छिपे हैं, अनेक नाम छिपे हैं, कोई समूह को दर्शाने वाला शब्द है तो वो जातिवाचक होगा। और जो अपने आप में एक ही है, वो केवल अपने आप को ही दर्शा रहा है, किसी दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक शब्द होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देश, देश में भारत आ गया, चीन आ गया, अमेरिका आ गया, जापान आ गया, तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। भारत अपने आप में एक ही है, चीन दुनिया में अपने आप में एक ही है, अमेरिका दुनिया में अपने आप ही एक ही है। तो बोल देगा कि अमेरिका शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि अमेरिका एक ही है। देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक होगी क्योंकि देश में बहुत सारे देश आ गए। ऐसे ही अगर अपन बात करें महासागर, महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है, अब महासागर में तो हिंद महासागर भी आ गया, प्रशांत महासागर भी आ गया, अंटार्कटिक महासागर भी आ गया, तो महासागर तो कई है ना। तो इस शब्द में कई शब्द छिपे हैं, तो ये क्या है, समूह का बोध करा रहा है, और समूह का बोध करा रहा है तो कौन सा होगा, समूह का बोध कराने पे इसमें भी कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर एक ही है, इसमें कोई अलग अलग कोई और दूसरे महासागर नहीं है, केवल हिंद महासागर है। तो मतलब अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी समूह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसी समूह के बारे में नहीं बता रहा, और अपने आप को ही बता रहा है। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर अपने आप में एक है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलो बताओ, पहाड़ या पर्वत में कौन सी संज्ञा होगी। अब पर्वत और पहाड़ हिमालय भी हो सकता है, अरावली भी हो सकती है, विंध्याचल भी हो सकता है, इसलिए पर्वत और पहाड़ किसी समूह को रिप्रेजेंट करने के कारण कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। हिमालय, अरावली, विंध्याचल ये अपने आप में एक है, हिमालय पूरे विश्व में एक ही है, और जो एक ही होता है उसमें कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जो किसी समूह को रिप्रेजेंट करेंगे, अब पहाड़ में तो सारे पहाड़ आ गए, सारे पर्वत आ गए, तो पहाड़ शब्द में जातिवाचक। ऐसे ही अगर अपन पद की बात करें, किसी भी पद की बात करें, कोई अध्यापक है, राजनेता है, अब अध्यापक शब्द को समझो आप, अध्यापक तो कई है, रमेश जी भी अध्यापक है, दीपक जी भी अध्यापक है, मनीष जी भी अध्यापक है, अनीता जी भी अध्यापक है। तो अध्यापक शब्द में कई लोग आ गए ना, तो अध्यापक शब्द एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही राजनेता तो कई है,
है ना। तो जो शब्द समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यापक हो गया, राजनेता हो गया, सिपाही हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इनमें कई लोग आ जाते हैं। एक समूह को रिप्रेजेंट करने के कारण ये सभी शब्द क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। लेकिन एक नाम दे दिया रमेश, अब रमेश तो अपने आप में एक ही है, दीपक तो अपने आप में एक ही है। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा ना, रमेश, सुरेश, अनिल, सुनीता, अनीता, कविता, ये सभी नाम होंगे। किसी भी पुरुष या स्त्री का नाम होगा, वे सभी नाम ध्यान रखना, ये सभी नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहां एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना कि भाई राजेंद्र, राजेंद्र नाम के तो कई है। राजेंद्र नाम के कई होंगे, लेकिन जो राजेंद्र है उस जैसा राजेंद्र को डुप्लीकेट थोड़ी ना है, उसकी कॉपी थोड़ी ना है, वो तो अपने आप में एक ही है ना, जिस राजेंद्र की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी नाम होंगे ना, वे सभी नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। समझ में आ रही है बात? आगे देखो, गाय, तोता, मैना, यहां चाहे लिख दो आप मनुष्य, है ना। तो ये सभी शब्द किस में आएंगे बताओ, मनुष्य शब्द किस में आएगा? मनुष्य में हम सभी मनुष्य आ गए। हम सभी मनुष्य आने के कारण ये समूह का रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह को दर्शा रहा है, और समूह को दर्शाने के कारण कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। ऐसे ही गाय, गाय एक थोड़ी ना है, गाय तो हर घर में है। तोता पक्षी है, जो कितने सारे तोता हैं, कितनी सारी मैना है, कितने सारे बैल हैं, कितने सारे भैंस हैं, है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द भी क्या होंगे, ये ऐसे शब्द भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन कोई ये बोल दे कि ये गोपाल की गाय है, ये गोपाल की गाय है, तो वो उस गाय के बारे में बात कर रहा है, उस इंडिविजुअल गाय के बारे में बात कर रहा है। ऐसा सेंटेंस बना दे और इसमें रेखांकित कर दे इसको, और फिर बोले कि इस वाक्य में, इस वाक्य में गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तब इस विशेष परिस्थिति में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलोगे। और प्रश्न आ जाता है परीक्षा में सीधा कि गाय शब्द में कौन सी संज्ञा, तो दिमाग लगाना कि गाय यार एक ही है या एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो वहां पे गाय समूह को दर्शा रही है, तोता समूह को दर्शा रहा है, भैंस समूह को दर्शा रही है, बैल समूह को दर्शा रहा है, मनुष्य शब्द समूह को दर्शा रहा है, मानव शब्द समूह को दर्शा रहा है। मानव में हम सब आ जाते हैं ना। तो कोई भी शब्द जो समूह को दर्शाएगा उसमें कौन सी संज्ञा होगी, उसमें आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आया? अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, वहां से आपके और भी क्लियर होगा। लेकिन मेरी बात इसमें 100 बातों की एक बात है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो अपने आप में यूनिक है, एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जो किसी समूह को दर्शा रहे हैं उसमें कई चीजें आ रही है ना, और कई मनुष्य आ रहे हैं, मनुष्य शब्द में कई लोग आ रहे हैं, या फिर गाय शब्द में कई सारी गाय आ रही है, जिसमें केवल वो शब्द हैं वो एक से अधिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वहां पर उसमें क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आई मेरी बात? अब आगे देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, और परिभाषा में आपने देखा कि आपने जो आंखों से देख लिया और कुछ जिसको कोई नाम दे दिया, जो अभी आप आंखों से देख रहे हैं और कोई नाम दे रहे हैं उसको, तो वे सभी नाम संज्ञा ही होंगे। इसके अलावा मन के जो भाव होंगे वे संज्ञा ही होंगे। तो नाम की तो अपन ने बात कर ली। नाम 3 चीजों के दिए जा सकते हैं, या तो किसी प्राणी का नाम दे सकते हैं, या किसी वस्तु का नाम दे सकते हैं, या किसी स्थान का नाम दे सकते हैं। तो आंखों से देख के नाम देने वाली चैप्टर की तो अपन ने बात कर ली है, जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तीसरी बात कर ले अंदर के भाव की, भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है, जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराएं एवं जिन्हें आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आया, भाव, गुण और दशा, 3 शब्द आपके सामने, भाव, गुण और दशा। इन तीनों शब्द में कॉमन क्या होगा, इनको आंखों से नहीं देख सकते, इनको अनुभव कर सकते हैं खाली, इनको महसूस कर सकते हैं खाली। और जिनको महसूस कर सकते हैं और नाम देते हैं, उनमें कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा में वही शब्द आएगा जो अपन आंखों से अभी देख रहे थे ना, वस्तुओं को देख रहे थे, स्थान को देख रहे थे, प्राणियों को देख रहे थे, ऐसे देख नहीं सकते। तो कोई सवाल आ जाए, कोई शब्द पूछ ले, भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा, तो दिमाग में ये रखना है कि यार इसको अपन आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना, तो मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि भाव हो गए, सुख, प्रेम, अहंकार, दुख, है ना, ईर्ष्या, ये सभी क्या अंदर के भाव हैं। तो अंदर के भाव, आप सुख है, प्रेम है, इनको अनुभव कर सकते हैं आप, इनको देख थोड़ी ना सकते हो किसी, है ना। तो जिनको देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, अंदर के जो भाव है वे भाववाचक संज्ञा में आएंगे।
गुण हो गया। गुण में क्या हो गया? मिठास, है ना। कोई चीज है उसमें मिठास है तो ये मिठास उसका गुण हो गया। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदारी उसका गुण हो गया। कोई आदमी वीर है तो वीरता उसका गुण हो गया। थोड़ा ध्यान से समझना, गुण में मिठास एक भाववाचक संज्ञा है ना, लेकिन मीठा एक विशेषण है। ईमानदार एक विशेषण है, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। वीर एक विशेषण है, वीरता एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनमें जो जितने भी शब्द हैं वो अंदर के गुण हैं जिनको महसूस किया जा सकता है। ईमानदारी है, वीरता है, इनको महसूस किया जा सकता है। ये सभी गुण भी आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। दशा या दूसरा शब्द काम में ले लो, अवस्था। दशा या अवस्था क्या होती है? बुढ़ापा हो गया, यौवन हो गया, जवानी हो गई, है ना। ऐसे ही बचपन हो गया, मोटापा हो गया। ये क्या है? दशा है, ये अवस्था है। मोटे आदमी को तो आप देख सकते हो कि वह मोटा आदमी है, लेकिन मोटापा एक भाव है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? है ना। बच्चे को तो आप देख सकते हो, लेकिन बचपन एक अवस्था है जिसे देख नहीं सकते, अनुभव किया जा सकता है कि वो बचपन था। समझ रहे हो मेरी बात आप? ऐसे ही बुढ़ापा क्या है? वृद्ध व्यक्ति को तो आप देख सकते हो, लेकिन बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक अवस्था है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अवस्थाएं होगी या दशा होगी, गुण होगा, भाव होगा, ये तीनों भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो भाववाचक संज्ञा में केवल भाव नहीं आएंगे, गुण और दशा को भी भाववाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। और तीनों में कॉमन बात है, इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें अनुभव कर सकते हैं। भाव में तो आप समझ जाओगे, गुण और दशा में आप थोड़ी सी सावधानी रखना, इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये सभी शब्द है ना, इनमें आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि बुढ़ापा को देख रहे हैं वो बुढ़ापा है। अरे भैया, बुढ़ापा नहीं देख रहे हो, आप वृद्ध आदमी को देख रहे हो। बचपन नहीं देख रहे हो आप, वो बच्चे को देख रहे हो। तो ये बचपन बुढ़ापा क्या है? ये महसूस करने का होता है, ये अनुभव करने का होता है। इस वजह से इनमें क्या होती है? इनमें भाववाचक संज्ञा होती है। संज्ञा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के प्रकार पढ़े। परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आते हैं उसी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और डायरेक्ट यहां से आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक यहां से बन जाएंगे। तो आज की क्लास में, छोटी सी कक्षा में, आपको संज्ञा की परिभाषा के बारे में पता चला, और इसके साथ साथ में आपको संज्ञा के जो मुख्य तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, इसके भी दो प्रकार हैं और कुछ विशेष उदाहरण है, कुछ क्वेश्चंस है, उनको हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।